नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BR डिजिटल हब्बी में। इस चैनल पर आपको बैंकिंग, UPI, आधार, सरकारी सेवाओं, ऑनलाइन वर्क, एजुकेशन, ट्रैवल टिकट बुकिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आसान और उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको बैंकिंग, ऑनलाइन फॉर्म भरने, डिजिटल सेवाओं और लेटेस्ट अपडेट से जुड़ी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको SBI KYC फॉर्म भरने में कंफ्यूजन हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज के इस कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड में मैं आपको बताऊंगा कि SBI का KYC फॉर्म कैसे भरा जाता है, बिल्कुल आसान भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से। इस वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे कि फॉर्म में कहाँ क्या भरना है, कौन सा ऑप्शन टिक करना है, कहाँ सिग्नेचर करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और फॉर्म भरते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में KYC फॉर्म के हर सेक्शन को आसान तरीके से विस्तार से समझाया गया है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक जरूरी बात जरूर बताना चाहूंगा। अगर आप ऑनलाइन KYC अपडेट कराना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इस विषय से जुड़ा एक वीडियो पहले से उपलब्ध है। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और आई बटन से उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। वहां आपको ऑनलाइन KYC अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है। और दोस्तों, अगर आप SBI के अकाउंट होल्डर हैं और बैंक द्वारा आपको ये KYC फॉर्म दिया गया है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा फॉर्म आखिर कैसे भरें, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है कि फॉर्म में कहाँ क्या भरना है, कौन से कॉलम भरने हैं और कौन से कॉलम खाली छोड़ने हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि KYC फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती न हो। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि आखिर बैंक आपको ये KYC फॉर्म क्यों देता है। KYC का पूरा नाम नो योर कस्टमर है, यानी बैंक को अपने ग्राहक की पहचान और उनकी जरूरी जानकारी को सत्यापित करके अपने रिकॉर्ड में रखना। जब आप बैंक में खाता खोलते हैं तो बैंक आपसे आपका नाम, पता, पहचान प्रमाण और अन्य जरूरी जानकारी लेता है। इन्हीं जानकारियों को सत्यापित करने और समय समय पर अपडेट करने के लिए KYC प्रक्रिया की जाती है। अगर आपकी KYC जानकारी में कोई बदलाव हुआ है, जैसे पते में बदलाव, मोबाइल नंबर अपडेट या किसी अन्य व्यक्तिगत जानकारी में सुधार, तो बैंक को उसकी नई जानकारी देनी होती है। इसलिए बैंक द्वारा दिया गया KYC फॉर्म आपकी ग्राहक जानकारी को सत्यापित और अपडेट करने के लिए होता है, ताकि बैंक के रिकॉर्ड में आपकी जानकारी सही और अपडेटेड रहे। तो दोस्तों, अब जब आपको समझ आ गया है कि KYC फॉर्म क्यों दिया जाता है, चलिए अब जानते हैं कि इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। अब बात करते हैं कि KYC अपडेट के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासपोर्ट साइज फोटो और अपना सिग्नेचर तैयार होना चाहिए। इसके अलावा अगर जरूरत हो तो बैंक आपसे एड्रेस प्रूफ या कोई अन्य अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकती है। यहां एक जरूरी बात का ध्यान रखें। फॉर्म भरने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी और फोटोकॉपी दोनों अपने पास तैयार रखें, क्योंकि बैंक में KYC वेरिफिकेशन के दौरान ओरिजिनल दस्तावेज जांच के लिए और फोटोकॉपी रिकॉर्ड के लिए मांगी जा सकती है। इसलिए फॉर्म भरने के लिए बैंक जाने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों को एक बार जरूर चेक कर लें, ताकि वहां आपको किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही दोस्तों, फॉर्म भरते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। फॉर्म को हमेशा कैपिटल लेटर्स में भरने की कोशिश करें और इसके लिए ब्लैक या ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करें। फॉर्म में किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सभी जानकारी अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज जानकारी के अनुसार ही भरें। जहां सिग्नेचर करना है वहां वही सिग्नेचर करें जो बैंक के रिकॉर्ड में पहले से उपलब्ध है। अगर फॉर्म में कोई ऐसा कॉलम है जो आप पर लागू नहीं होता है तो उसे खाली छोड़ सकते हैं या जरूरत के अनुसार NA लिख सकते हैं। और हां दोस्तों, अगर आपको बैंक से ये KYC फॉर्म नहीं मिला है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस फॉर्म की PDF फाइल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखकर अगर आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय गलतियां होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए अब सीधे फॉर्म भरना शुरू करते हैं और जानते हैं कि SBI KYC फॉर्म को शुरुआत से लेकर आखिर तक सही तरीके से कैसे भरना है। मैं आपको फॉर्म के हर एक सेक्शन को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि फॉर्म भरते समय आपको किसी भी तरह की परेशानी या कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फॉर्म के पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊपर डेट सेक्शन दिखाई देता है। यहां पर आपको आज की वर्तमान तारीख लिखनी है कुछ इस प्रकार। इसके बाद आता है ब्रांच नेम सेक्शन।
यहाँ पर आपको उसी SBI शाखा का नाम लिखना है जहां आपका बैंक खाता खुला हुआ है। अब आता है कस्टमर ID सेक्शन। इस सेक्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि सामान्यतः KYC फॉर्म भरते समय इसकी आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद अकाउंट नंबर सेक्शन आता है। यहाँ पे आपको अपना बैंक खाता संख्या लिखना है। ये जानकारी आपको अपनी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में आसानी से मिल जाएगी। अब आता है अकाउंट टाइप सेक्शन। यहाँ पर आपको नॉर्मल वाले विकल्प पर टिक करना है। इसके बाद ब्रांच कोड सेक्शन आता है। यहाँ पर अपनी शाखा का 5 अंकों का ब्रांच कोड लिखना है। ये जानकारी भी आपको अपनी पासबुक में मिल जाएगी। अब आगे स्टैंप वाला सेक्शन दिखाई देता है। इस सेक्शन को पूरी तरह खाली छोड़ दें क्योंकि यहाँ बैंक द्वारा मुहर लगाई जाती है। इसके बाद एप्लीकेशन टाइप सेक्शन आता है। यहाँ अपडेट वाले विकल्प पर टिक लगा दीजिए क्योंकि हम KYC अपडेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। अब CKYC नंबर सेक्शन आता है। इस सेक्शन को भी खाली छोड़ दें क्योंकि इसे बैंक द्वारा भरा जाता है। इसके बाद PF नंबर का विकल्प दिखाई देता है। इसे भी खाली छोड़ दीजिए क्योंकि KYC अपडेट के लिए यह जानकारी सामान्य ग्राहकों के लिए आवश्यक नहीं होती। अब आते हैं पर्सनल डिटेल सेक्शन पर। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि पर्सनल डिटेल सेक्शन में क्या क्या जानकारी भरनी है। सबसे पहले नेम का विकल्प आता है। यहाँ आपको अपना नाम बिल्कुल उसी प्रकार लिखना है जैसा आपके पहचान पत्र यानी आधार कार्ड में दर्ज है। इसके बाद मेडन नेम का विकल्प आता है। ये कॉलम केवल महिलाओं के लिए होता है। यहाँ विवाह से पहले का नाम या सरनेम लिखा जाता है। यदि यह जानकारी लागू नहीं होती है तो इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का विकल्प आता है। यहाँ अपनी जन्मतिथि भरनी है। ध्यान रखें कि डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वही होनी चाहिए जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज है। जन्मतिथि को DDMMYYYY फॉर्मेट में लिखना है, कुछ इस प्रकार। इसके बाद जेंडर का विकल्प आता है। जेंडर सेक्शन में आपको आवेदक का लिंग चुनना होता है। यदि आवेदक पुरुष हैं तो मेल वाले विकल्प पर टिक करें और यदि आवेदक महिला हैं तो फीमेल वाले विकल्प पर टिक करें। आप अपनी स्थिति के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। इसके बाद मैरिटल स्टेटस का विकल्प आता है। यहाँ आपको बताना होता है कि आवेदक शादीशुदा है या नहीं। यदि आवेदक की शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड या सिंगल वाले विकल्प पर टिक करें और यदि आवेदक शादीशुदा है तो मैरिड वाले विकल्प पर टिक करें। मैंने यहाँ अनमैरिड पर टिक किया है। आप अपनी स्थिति के अनुसार सही विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम और स्पाउस नेम का सेक्शन आता है। सामान्यतः यहाँ फादर्स नेम वाले विकल्प पर टिक करके पिता का नाम भरा जाता है, लेकिन यदि आवेदक महिला हैं और विवाहित हैं तो स्पाउस वाले विकल्प पर टिक करके अपने पति का नाम लिख सकती हैं। यदि आपने फादर्स नेम पर टिक किया है तो इस बॉक्स में आवेदक के पिता का पूरा नाम लिखें और यदि स्पाउस पर टिक किया है तो अपने पति का नाम लिखें। इसके बाद नेम ऑफ गार्डियन का विकल्प आता है। यह सेक्शन केवल माइनर अकाउंट यानी 18 वर्ष से कम आयु वाले आवेदकों के लिए होता है। यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है तो यहाँ गार्डियन का नाम भरना होगा। साथ ही नीचे गार्डियन रिलेशन में यह भी बताना होगा कि गार्डियन का आवेदक से क्या संबंध है, जैसे फादर, मदर या अन्य कोई संबंध। यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो इस पूरे सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेशनैलिटी का विकल्प आता है। यहाँ आपको अपनी राष्ट्रीयता बतानी होती है। यदि आप भारत के निवासी हैं तो इन इंडियन वाले विकल्प पर टिक करें और कंट्री नेम में इंडिया लिखें। यदि आप किसी अन्य देश के निवासी हैं तो अदर्स वाले विकल्प पर टिक करके अपने देश का नाम लिखें। इसके बाद सिटीजनशिप का विकल्प आता है। यहाँ आपको अपनी नागरिकता का देश लिखना है। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो यहाँ इंडिया लिखें और यदि आप किसी अन्य देश के नागरिक हैं तो अपने देश का नाम दर्ज करें। इसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप सेक्शन आता है। इस सेक्शन में आपको अपना पेशा या व्यवसाय चुनना होता है। यदि आप किसी कंपनी, कार्यालय या संस्था में नौकरी करते हैं तो सर्विस वाले विकल्प पर टिक करें। सर्विस का मतलब होता है किसी कंपनी, ऑफिस या संगठन में कार्य करना। अगर आप नौकरी करते हैं तो यहां अपनी नौकरी के अनुसार सही विकल्प चुनें और यदि आप कोई नौकरी नहीं करते हैं तो इस विकल्प को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग का विकल्प आता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपको अपनी नौकरी या सेवा का कार्यस्थल लिखना होता है, यानी आप जिस स्थान पर काम करते हैं उस स्थान का नाम यहां दर्ज करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपनी जॉब लोकेशन यहां लिखें और यदि आप कोई नौकरी नहीं करते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद बिजनेस का विकल्प आता है। यदि आप स्वयं का व्यवसाय, दुकान या कोई अन्य व्यापार करते हैं तो बिजनेस वाले विकल्प पर टिक करें और यदि आप कोई व्यवसाय नहीं करते हैं तो इस विकल्प को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद अदर्स का विकल्प आता है।
यदि आपका पेशा दिए गए किसी भी विकल्प में शामिल नहीं है तो अदर्स वाले विकल्प पर टिक करें। इसके बाद नीचे दिए गए नॉट कैटेगराइज्ड प्लीज स्पेसिफाई वाले बॉक्स में अपना वास्तविक पेशा या कार्य का नाम लिखें। मैं यहां स्टूडेंट वाले विकल्प पर टिक कर रहा हूं क्योंकि यह एक छात्र का उदाहरण है। आप अपनी स्थिति के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेजिग्नेशन, प्रोफेशन और नेचर ऑफ बिजनेस का सेक्शन आता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम का विकल्प आता है। यहां आपको उस कंपनी, कार्यालय, संस्थान, दुकान या व्यवसाय का नाम लिखना है जहां आप कार्य करते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो यहां अपने स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं। और यदि आप स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो अपने बिजनेस या शॉप का नाम लिखें। अगर यह जानकारी आप पर लागू नहीं होती है तो इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद डेजिग्नेशन, प्रोफेशन का विकल्प आता है। यहां आपको अपना पद या पेशा लिखना है। उदाहरण के लिए स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, शॉप ओनर, फार्मर आदि। आप जो भी कार्य करते हैं उसी के अनुसार अपना प्रोफेशन यहां लिखें। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस का विकल्प आता है। इस सेक्शन में आपको बताना होता है कि आपका व्यवसाय किस प्रकार का है। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो अपने बिजनेस टाइप की जानकारी यहां लिखें, और यदि आपका कोई व्यवसाय नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद मंथली इनकम का विकल्प आता है। यहां आपको अपनी 1 वर्ष की अनुमानित आय यानी अप्रॉक्सीमेट मंथली इनकम के अनुसार सही विकल्प चुनना है। आपकी आय जिस श्रेणी में आती है उसी श्रेणी पर टिक करें। इसके बाद नेटवर्थ अप्रॉक्स वैल्यू का विकल्प आता है। नेटवर्थ का मतलब आपकी कुल अनुमानित संपत्ति या वित्तीय मूल्य से होता है। यदि आपको अपनी नेटवर्थ की जानकारी है तो यहां भर सकते हैं, और यदि यह जानकारी उपलब्ध नहीं है तो बैंक के निर्देशानुसार खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद सोर्स ऑफ फंड्स का सेक्शन आता है। इस सेक्शन में आपको बताना होता है कि आपके खाते में आने वाले पैसों का मुख्य स्रोत क्या है या आपकी आय कहां से आती है, जैसे सैलरी, बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर, पेंशन, फैमिली इनकम या अन्य कोई स्रोत। मैंने यहां उदाहरण के तौर पर अदर्स वाले विकल्प में फैमिली इनकम को चुना है। आप अपनी स्थिति के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। इसके बाद रिलीजन का विकल्प आता है। इस सेक्शन में आपको अपना धर्म चुनना होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन या अन्य जो भी आपका धर्म है उसे यहां से चुनें। मैंने यहां उदाहरण के तौर पर क्रिश्चियन को चुना है। आप अपनी स्थिति के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। इसके बाद कैटेगरी का विकल्प आता है। इस सेक्शन में आपको अपनी श्रेणी यानी कैटेगरी चुननी होती है, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी। मैंने यहां उदाहरण के तौर पर एसटी को चुना है। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी का विकल्प आता है। डिसेबिलिटी का मतलब किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता से है, जैसे चलने फिरने में कठिनाई, देखने में समस्या, सुनने में समस्या या अन्य किसी प्रकार की दिव्यांगता। यदि आवेदक किसी दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं तो येस वाले विकल्प पर टिक करें, और यदि नहीं आते हैं तो नो वाले विकल्प पर टिक करें। मैंने यहां उदाहरण के तौर पर नो को चुना है। आप अपनी स्थिति के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विकल्प आता है। इस सेक्शन में आपको अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता यानी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चुननी होती है, जैसे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या अन्य जो भी आपकी शिक्षा है। मैंने यहां उदाहरण के तौर पर 10th पास को चुना है। आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। इसके बाद एप्लीकेबल बॉक्स का विकल्प आता है। दोस्तों, ये सेक्शन पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन से संबंधित होता है। यदि आप किसी राजनीतिक पद पर हैं या राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं तो अपने अनुसार उचित विकल्प चुनें, और यदि यह जानकारी आप पर लागू नहीं होती है तो नन वाले विकल्प पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस इन इंडिया ओनली एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया का विकल्प आता है। यदि आप केवल भारत में करदाता हैं और किसी अन्य देश में टैक्स पे नहीं करते हैं तो येस वाले विकल्प पर टिक करें, और यदि आप किसी अन्य देश में भी टैक्स रेजिडेंट हैं तो नो वाले विकल्प का चयन करें। इसके बाद पैन का विकल्प आता है। इस सेक्शन में आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना है। ध्यान रखें कि पैन नंबर बड़े अक्षरों, कैपिटल लेटर्स में और बिल्कुल सही लिखें। उदाहरण ABCDE 1 2 3 4 F। पैन नंबर लिखते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि गलत पैन नंबर होने पर KYC अपडेट की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यदि आपके पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो बैंक आपसे फॉर्म 60 जमा करने के लिए कह सकता है। दोस्तों, अब हम कॉन्टैक्ट डिटेल सेक्शन को भरना सीखेंगे।
इस सेक्शन में आपको अपनी संपर्क जानकारी यानी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, इसलिए यहां दी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी कॉलम को समझते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर का विकल्प आता है। यहां आपको अपना चालू मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ध्यान रखें कि यह नंबर सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि बैंक द्वारा भेजे जाने वाले OTP, ट्रांजैक्शन अलर्ट्स, अकाउंट अपडेट्स और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं इसी नंबर पर प्राप्त होंगी। इसलिए हमेशा वही मोबाइल नंबर लिखें जो वर्तमान में आपके उपयोग में हो। इसके बाद ईमेल ID का विकल्प आता है। यदि आपके पास ईमेल ID है तो उसे यहां दर्ज करें। ईमेल ID पर भी बैंक की महत्वपूर्ण जानकारी और सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। और यदि आपके पास ईमेल ID नहीं है या ये जानकारी लागू नहीं होती है तो बैंक के निर्देशानुसार इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद टेलीफोन नंबर का विकल्प आता है। यदि आपके पास लैंडलाइन या टेलीफोन नंबर है तो उसे यहां दर्ज कर सकते हैं, और यदि आपके पास कोई टेलीफोन नंबर नहीं है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम फॉर्म के दूसरे पेज को स्टेप बाय स्टेप भरना सीखेंगे। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि किस बॉक्स में क्या भरना है और क्या खाली छोड़ना है। सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस वाला सेक्शन आता है। यहां आपको अपने किसी एक पहचान प्रमाण दस्तावेज का चयन करना है। यदि आप आधार कार्ड के माध्यम से KYC अपडेट कर रहे हैं तो प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर वाले विकल्प पर टिक करें। यदि आप वोटर ID कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड वाले विकल्प पर टिक करें। इसी प्रकार यदि आपके पास पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके अनुसार सही विकल्प का चयन करें। मेरे अनुसार आधार कार्ड सबसे सामान्य और सुविधाजनक दस्तावेज है, इसलिए मैं यहां आधार कार्ड वाले विकल्प का चयन कर रहा हूं। इसके बाद यदि आपने आधार OTP के माध्यम से eKYC किया है तो eKYC वाले विकल्प पर टिक करें। और यदि आप आधार की फोटोकॉपी जमा कर रहे हैं तो ऑफलाइन वाले विकल्प पर टिक करें। इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट वाले विकल्प में सामान्यतः नो पर टिक किया जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर वाले बॉक्स में अपने आधार कार्ड या चुने गए दस्तावेज का नंबर लिखें। इश्यूड बाय वाले बॉक्स में आधार कार्ड के लिए UIDAI लिखें। यदि आपके दस्तावेज में इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट दी गई है तो उसे भरें। आधार कार्ड में एक्सपायरी डेट नहीं होती है, इसलिए आधार के मामले में इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद फॉरेन नेशनल्स वाला सेक्शन आता है। यह सेक्शन केवल विदेशी नागरिकों के लिए होता है। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो इस पूरे सेक्शन को खाली छोड़ दें। अब करंट एड्रेस डिटेल्स का सेक्शन आता है। यहां आपको अपना वर्तमान पता भरना है। एड्रेस टाइप में सामान्यतः रेजिडेंशियल वाले विकल्प पर टिक किया जाता है। इसके बाद एड्रेस वाले बॉक्स में अपना मकान नंबर, गली, मोहल्ला, क्षेत्र और आवश्यक हो तो लैंडमार्क लिखें। फिर सिटी या विलेज का नाम लिखें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में अपने जिले का नाम लिखें। स्टेट वाले बॉक्स में अपने राज्य का नाम लिखें। पिन कोड वाले बॉक्स में अपना 6 अंकों का पिन कोड दर्ज करें और कंट्री नेम में इंडिया लिखें। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का सेक्शन आता है। यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और करंट एड्रेस एक ही है तो सेम एज करंट एड्रेस वाले विकल्प पर टिक कर दें। इसके बाद आपको नीचे कोई अतिरिक्त जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि दोनों पते अलग अलग हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में पूरा पता दोबारा भरना होगा। अब एडिशनल एड्रेस प्रूफ वाला सेक्शन आता है। यह सेक्शन केवल तब भरा जाता है जब आपके पहचान प्रमाण दस्तावेज में दिया गया पता और आपका वर्तमान पता अलग अलग हो। ऐसी स्थिति में यूटिलिटी बिल, गैस बिल, बैंक स्टेटमेंट आदि दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपके आधार कार्ड में वर्तमान पता सही दर्ज है तो इस पूरे सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। अब डिक्लेरेशन का सेक्शन आता है। यहां सामान्यतः येस वाले विकल्प पर टिक करना होता है। इसके बाद निर्धारित स्थान पर अपनी हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं। ध्यान रखें कि फोटो को स्टेपल नहीं करना है। इसके बाद सिग्नेचर वाले बॉक्स में अपने हस्ताक्षर करें। प्लेस वाले बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखें और डेट वाले बॉक्स में फॉर्म भरने की वर्तमान तारीख दर्ज करें। सबसे अंत में फॉर ऑफिस यूज ओनली का सेक्शन दिया गया है। इस सेक्शन को ग्राहक द्वारा नहीं भरा जाता है। ये पूरा भाग बैंक कर्मचारियों द्वारा भरा जाता है, इसलिए इसे पूरी तरह खाली छोड़ दें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको SBI KYC फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल BR डिजिटल हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर KYC फॉर्म से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।